हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑडिट। और कॉस्ट ऑडिट में मैंने आपको बताया था कि सब आपको एक तो धारा 148 पढ़नी है और साथ ही साथ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 भी पढ़ने हैं। कल मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिए थे। पहला बताया था लागत अंकेक्षण का अर्थ। तो लागत अंकेक्षण का अर्थ होता है लागत लेखों की जांच पड़ताल। और क्यों करते हैं जांच पड़ताल? ताकि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर पाए, सत्यापित कर पाए, यानी कि उत्पादन लागत को सत्यापित कर पाए। कॉस्ट ऑडिट पर कौन सी धारा लागू होगी? 148। फिर मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी कि साहब सर्वप्रथम सीमेंट इंडस्ट्री केस को लागू किया गया था 1965 में। कॉस्ट ऑडिट को अनिवार्य किया गया था। यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं आज। कॉस्ट ऑडिट में लागत अंकेक्षक की योग्यता कि साहब कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है। और ये जितने भी पॉइंट बताने जा रहा हूं सबकी एक ही धारा है। कौन सी धारा? 148। कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? अब आपने मेरे से कंपनी ऑडिटर की योग्यता पढ़ी थी। बताओ कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है? ओनली सीए। लेकिन कॉस्ट ऑडिट में ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन अलग है। इसके लिए जो योग्य व्यक्ति है वो है सीएमए। सीएमए की फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये इसकी योग्यता है। लागत एवं प्रबंध लेखाकार, लागत एवं प्रबंध लेखाकार, ये इसकी क्या हो गई? योग्यता। आपको बहुत सारी मार्केट की बुक्स में सीएमए की बजाय क्या लिखा हुआ मिलेगा? सीडब्ल्यूए। और बहुत सारे स्टूडेंट आईसीडब्ल्यूए बोल देते हैं इसको। आईसीडब्ल्यू तो इंस्टीट्यूट है, जैसे सीए का इंस्टीट्यूट है आईसीआई, जैसे सीएस का इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई। ऐसे ही सीएमए का जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था? सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। लेकिन ये पुराना नाम है बच्चों, ये चेंज हो चुका है। आज की डेट में सीडब्ल्यूए को क्या बोलते हैं? सीएमए। पर आपको दोनों ध्यान रखने हैं क्योंकि भरोसा नहीं है ना सीडब्ल्यूए लिख दें। एक ही बात है, बस नाम चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? तो लागत अंकेक्षक की योग्यता क्या होती है? सीएमए। जैसे सीए होते हैं वैसे सीएमए होते हैं, वैसे इनका इंस्टीट्यूट है, वही सारी चीजें हैं, वैसे प्रोफेशनल डिग्री है ये भी। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक बात बताई थी कि कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था ओनली चार्टेड अकाउंटेंट, जो क्या करता हो? प्रैक्टिस करता हो। क्योंकि सीए जो होते हैं उनके पास में दो विकल्प है, या तो वो जॉब करें, किसी संस्था में नौकरी कर लें, या फिर अपना खुद का ऑफिस खोल के प्रैक्टिस करें। तो जो नौकरी करने वाले सीए होते हैं वो ऑडिट नहीं कर सकते, ये बताई थी बात, याद है सबको? लेकिन सीएमए में ऐसा नहीं है। लागत अंकेक्षक की योग्यता में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सीएमए होना चाहिए। सर अगर ये नौकरी कर रहा है तो भी ऑडिट कर सकता है, और प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या कह दूं? भले ही यह अभ्यासरत हो या नहीं। ये थोड़ा सा फर्क है बच्चों, ध्यान रखना। भले ही ये क्या हो? अभ्यासरत हो या नहीं हो, यानी कि जॉब करने वाला सीएमए भी
लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सीए वाले मामले में ये नहीं चलेगा। तो कंपनी ऑडिटर का जो योग्यता है वो है ओनली सीए हु होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, केवल एक ऐसा सीए जो अभ्यास का प्रमाण पत्र रखता है। लेकिन लागत अंकेक्षक की योग्यता क्या है बताओ, सीए में, चाहे वो प्रैक्टिस में और चाहे नौकरी कर रहा हो। लागत अंकेक्षक की योग्यता जब स्टार्टिंग में डाली गई थी तो ये डाला गया था कि साहब कौन करेगा, सीए में जो प्रैक्टिस में हो, सीए में जो किस में हो, प्रैक्टिस में हो। लेकिन इसमें आ गया संशोधन और क्या कह दिया, चाहे प्रैक्टिस वाले हो और चाहे प्रैक्टिस वाले नहीं हो। और ये संशोधन धारा 148 की उपधारा 3 में आया था, में संशोधन के अनुसार। तो ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बुक्स में ये चीजें अपडेट नहीं हो और वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए कि साहब सीए में जो प्रैक्टिस करता है वही ऑडिट कर सकता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे सीए है ना वैसे सीएमए का कोर्स है, नहीं इसका अलग इंस्टीट्यूट है। जैसे सीए का इंस्टीट्यूट है वैसे सीएस का है, वैसे सीएमए का है। क्या बोल रहे हो, आईसीएमए इंस्टीट्यूट है इसका, ये जालाना डूंगरी में ऑफिस रहा इसका। अभी बताते हैं, रुको पहले यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि 99% लोग जो कॉमर्स लेते हैं वो सीए ही करते हैं। अगर किसी के बस की बात नहीं है तो वो सीएस कर लेते हैं। सीएस थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या पड़ता है, इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, थ्योरी है रटो और बन जाओ। और सीए में तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं वो सीएस ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको थोड़ा मेहनत करनी है वो सीए कर लेते हैं। अब सीए में तो बेचारा नंबर ही नहीं आता, ना तो कम पढ़ने वाले पसंद करते हैं ना ज्यादा पढ़ने वाले। अच्छा मजेदार बात देखो, मेहनत बराबर, रिजल्ट उतना ही टफ, लेकिन स्कोप जीरो, क्योंकि सीए में क्या करेगा, कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। सीएमए के पास में ले देके एक ही चीज है और वो क्या है, कॉस्ट ऑडिट, और वो भी सबके लिए अनिवार्य है नहीं, समझ रहे हो आप। तो आप दीपक लेके ढूंढेंगे ना तो भी सीएमए नहीं मिलेंगे, जब लोग करेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कहां से, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हुए कंपनी एक्ट में ये कहा गया कि ऑडिट करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है, सीएमए, लेकिन सीएमए मिलेगा ही नहीं तो कराएंगे कैसे वही ऑडिट। इसलिए इन्होंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया कि खाली सीएमए ही करेगा, नहीं, विकल्प के तौर पर अगर सीएमए आपको नहीं मिलता है तो विकल्प के तौर पर लागत अंकेक्षण कौन कर सकता है, सीए भी कर सकता है। ये लो बचा कुचा स्कोप भी खत्म, समझ में आ रहा है। लेकिन सीए कौन सा होना चाहिए फिर, प्रैक्टिस वाला। विकल्प के तौर पर सीए को भी क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अभी रुको, आप अयोग्यता पे पहुंच गए, मैं योग्यता पढ़ा रहा हूं, बताएंगे, सारी बताएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक पढ़ाई वो समझ में आ गया सबके, आगे बढ़े। चलो अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया, लागत अंकेक्षक की योग्यता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने देखो मेरे से कंपनी ऑडिट ही तो पढ़ी है अभी तक, पूरा तो अभी मैंने स्टार्ट ही कहां करा है। आप हिंदुस्तान का कोई भी पेपर उठा लो जिसमें कंपनी ऑडिट का टॉपिक आए, जो आप एग्जाम को टफ से टफ मानते हो, कौन सी होगी, आईएएस आरएएस,
आरएएस में भी ऑडिट का थोड़ा सा क्या है, पोर्शन है। आप उसका भी लेवल उठा के देखोगे, क्या पूछ रहे हैं यार, हमारा लेवल तो देख लेते हैं, मजाक है। तो ऑडिट का पेपर आपके ये जो 6 पेपर होंगे ना, उसमें सबसे क्या होगा, इजी पेपर होगा, सबसे इजी, लेकिन टेक्निकल होगा। टेक्निकल समझ रहे हो, रट के गए तो साहब हो, समझ गए तो पूरे के पूरे मार्क्स। तो ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 25 के 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं। बस हड़बड़ी मत करना, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करने में 25 क्वेश्चन को मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। इसमें दो ही बातें होंगी, या तो आएगा या नहीं आएगा, बस बात खत्म। इसमें सोचना, दिमाग लगाना वो काम नहीं है कि इसमें से ये घटा दो और ये माइनस कर दो और ये परसेंटेज निकाल दो, कुछ नहीं है ऐसा। या तो आंसर ये है या नहीं है, बस समझ लो ना आप। तो इसमें 10 मिनट लगेंगे आपको, और जो नहीं आ रहा होगा वो आएगा भी नहीं आपको, और आ रहा है तो पूरा ही आएगा। तो ये बहुत आसान सी सब्जेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ऐसे एकदम सिंपल सा। लागत अंकेक्षक की योग्यता होती है, क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए सीए, ऑप्शन बी सीएस, ऑप्शन सी सीएमए और ऑप्शन डी एमबीए। अब बोलो आंसर। आपने सर आपने सीए भी बताया था, अरे भाई वो तो विकल्प है, योग्यता तो क्या है, सीएमए। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दें कि लागत अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, लागत अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए सीएमए को, ऑप्शन बी सीए को, ऑप्शन सी या तो ए या तो बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे आपको इतना सा क्वेश्चन आता है। बोलो योग्यता समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो एक और पॉइंट कंप्लीट हो गया कि लागत अंकेक्षक कौन नियुक्त हो सकता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लागत अंकेक्षक की अयोग्यता, कि साहब कौन कोस्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकता। लागत अंकेक्षक की अयोग्यता, क्या आप कोस्ट ऑडिटर किसको नियुक्त नहीं कर सकते। तो यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए, सेम एज सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। ये लो साहब, हो गई है योग्यता पूरी। समझ में आ रहा है क्या, पक्का आपके आ गया समझ में। क्या कंपनी का आंतरिक अंकेक्षक लागत अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है, बताओ। तो जब भी आपको ये सोचना हो ना कि ये लागत अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप ये सोचना है कंपनी ऑडिटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेम वही अयोग्यता है। क्या कंपनी का सदस्य लागत अंकेक्षक हो सकता है, क्या कंपनी का अधिकारी लागत अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, लागत अंकेक्षक नियुक्त हो सकता है। वही सारी अयोग्यता है सबकी सब। एक एडिशनल अयोग्यता और है, ये तो है ही है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा और है कि धारा 139 में नियुक्त किया गया व्यक्ति, धारा 139 में नियुक्त किया गया व्यक्ति भी लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। ये मैंने एक्ट की लैंग्वेज लिख दी, अब सीधी भाषा में भी लिख देता हूं। ये बच्चा बताएगा धारा 139 में कौन नियुक्त होता है। धारा 139 में आपने क्या पढ़ा था, अंकेक्षक कौन सा, कंपनी ऑडिटर। तो इसको वन वर्ड में क्या कह दूं, कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर। समझ गए। यदि आप किसी कंपनी के कंपनी ऑडिटर हो तो आप उसी कंपनी की क्या नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। यही जानना चाह रहे थे, सबके क्लियर है क्या। और दूसरी कंपनियों की, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का कंपनी ऑडिटर हूं, किसी दूसरी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर सकता हूं नहीं कर सकता, कर सकते हैं। किसकी नहीं कर सकते बताओ, जिसके आप कंपनी ऑडिटर हो।
बोलो क्लियर है क्या? पूछूं क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो? वही सारे नियम है, मैंने तो वन वर्ड में कह दिया कि सेम है, नया क्या बताऊंगा? समझ में आ रहा है? पूछूं क्वेश्चन? चलो बताओ। निम्नलिखित में से थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। कंपनी अंकेक्षक निम्नलिखित में से कौन सी अंकेक्षण नहीं कर सकता? कंपनी अंकेक्षक निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण नहीं कर सकता? ऑप्शन ए कर अंकेक्षण, ऑप्शन बी शाखा अंकेक्षण, ऑप्शन सी आंतरिक अंकेक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ आंसर क्या होगा? कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो उस कंपनी की इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन है कि कंपनी अंकेक्षक निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण नहीं कर सकता? ऑप्शन ए कर अंकेक्षण, ऑप्शन बी शाखा अंकेक्षण, ऑप्शन सी लागत अंकेक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ आंसर क्या होगा? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जो कंपनी का ऑडिटर है वो उस कंपनी का ना तो क्या हो सकता है कॉस्ट ऑडिटर, और क्या नहीं हो सकता, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है क्या? और कंपनी का ऑडिटर कौन सी ऑडिट कर सकता है? उसी कंपनी की टैक्स ऑडिट कर सकता है और उसी कंपनी की शाखा अंकेक्षण भी कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? आ रहा है बेटा? एक लेवल बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ये बच्ची बताएगी। कंपनी का ऑडिटर आंतरिक अंकेक्षण नहीं कर सकता, ये कौन सी धारा में लिखा है? वाह, तो पहले लड़का देखना शुरू कर देते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट तो बनेगी, फिर लड़का इसको आरएएस आईएएस चाहिएगा, फिर एरे गेरे से थोड़ी शादी करेगी। ऐसे आने चाहिए आंसर। जिसको इतनी धारा याद हो गई ना उसको रोकने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट पेपर तैयार कर लेना, क्योंकि हमारे विगत अनुभव रहे हैं कि बच्चों के सेकंड पेपर में 150 में से 130 क्वेश्चन सही, फर्स्ट में पास ही नहीं हुए और वो अटक गए। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि साहब जूनियर अकाउंटेंट कॉमर्स वाले कम बनते हैं। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमर्स वालों की कॉमर्स सब्जेक्ट पहले से तैयार रहती है और उसको और चमकाते रहते हैं। फर्स्ट पेपर पहले कमजोर रहता है और उसको और इग्नोर करते हैं। वो आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास जो सामान है वो दे देते हैं, और हमारे पास क्या है। हम खुद ही फर्स्ट पेपर में क्या है कमजोर है। मेहरबानी सर तो हाथ ही नहीं लगाती, क्योंकि हिंदी अगर हम नहीं पढ़ाई तो उसकी ऐसी हिंदी हो जाएगी कि हिंदी शर्माएगी। आप देखो बोर्ड पे कई बार लिखता हूं मेरे को हिंदी भी ढंग से नहीं आती, इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती। जनरल नॉलेज, शादीशुदा आदमी का जनरल नॉलेज क्या होता है? अगर उसमें जनरल नॉलेज ही होता तो बेचारा शादी क्यों करता? और रीजनिंग, उसका रीजन ही खत्म हो गए बेचारे के। तो ये सब चीजें हमारे समझ में आती ही नहीं। कॉमर्स वालों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बचपन से उन्होंने ये सारी चीजें कभी पढ़ी ही नहीं। मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, कभी हिंदी नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी नहीं, क्यों पढ़े? पर आपके यहाँ तो ये सब चलेगा। तो आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार करना, ध्यान रखना कहीं इसी में लगे रहो, नहीं तो मालूम चला कि यहाँ तो बहुत बढ़िया नंबर आ गए और उसमें, और फिर एग्रीगेट मिला के आपका कट ऑफ तक आप नहीं पहुंच पाए। ऐसा बहुत होता है बच्चों के साथ। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्वेश्चन कैसे समझ में आया? जैसे इस बच्चे ने फटाक से बता दिया कि सर कंपनी अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। कौन सी धारा में लिखा है? धारा 144 में, क्योंकि धारा 144। अच्छा चलो आप बताओ, धारा 144 कहीं की है? अंकेक्षक के द्वारा कुछ सेवाएं प्रदान न करना। अब बताओ, आपको अगर धाराएं याद हो रही है ना तो फिर तो ऑडिट का ये सबसे टफ चैप्टर है। ये जो आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, पूरी ऑडिट का सबसे टफ चैप्टर ये है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, फिर तो लड्डू है ऑडिट। एक आपको और एक्स्ट्रा मेहनत कराऊंगा, खाली किसमें? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में। ऐसे के नंबर आपको याद करने पड़ेंगे कि इस ऐसे के नंबर में ये लिखा हुआ है। जैसे एक मैं सैंपल के तौर पे पूछ लेता हूं, पढ़ा चुका हूं, ये बच्चा बताएगा। वर्किंग पेपर, कार्यपत्र से संबंधित कौन सा ऐसे है? याद कर बेटा,
बताओ, वर्किंग पेपर से संबंधित कौन सा ऐसे है? ऐसे 230 पढ़ाया था, याद करो इन सबको। आप बताएं, कंपनी की लेखा पुस्तक से संबंधित कौन सी धारा है? ये देखो, खटाखट आने चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है, पड़ोसी की आवाज आ रही है, तो ये समझ जाओ कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। तो याद करो, बार 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 याद करो, लर्न करो, चीजें याद हो जाएंगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। और मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो मारवाड़ी में हम क्या बोलते मालूम है? कि रोज तो जाए और मरे की खबर लाए। कॉन्फिडेंस हमेशा सॉलिड होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बातों से नहीं आता है बच्चों, कॉन्फिडेंस कर्म से आएगा। कर्म करो, सेक्शन याद करो, अपने आप आएगा कॉन्फिडेंस। चलो एक कॉन्फिडेंस इनका भी चेक कर लेते हैं। कंपनी अंकेक्षक को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात कौन सी धारा में लिखी है? दोबारा सुन लो, कंपनी अंकेक्षक को लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात कौन सी धारा में लिखी हुई है? 148, यही तो पढ़ा रहा हूं, धारा 148। समझ में आ गया? अयोग्यता कंप्लीट मानू? क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अपन कि साहब लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। कौन सा पॉइंट बताने जा रहा हूं? नियुक्ति। कि ये जो कॉस्ट ऑडिटर है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, और साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा। तो हम दोनों पॉइंट को एक साथ करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अभी, उसको समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा कि साहब कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है और वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है। धारा तो अपनी वही है 148, पर इसमें आपको ध्यान रखना है ये बात किसमें लिखी हुई है? रूल 6 किसका? अब आप ये मत बोल देना कार 2014 है। कार तो किसके थे? कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। यहां कौन सा है? कंपनी कॉस्ट अकाउंट बोल दो या रिकॉर्ड बोल दो, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 के रूल 6 में रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है, और धारा कौन सी है? 148। अब आप इसको समझना। देखो, आप मुझे बताओ, ये जो कॉस्ट ऑडिट है ये क्यों हो रही है? क्या ये अंशधारी चाहते हैं? क्या सदस्य चाहते हैं कि ये ऑडिट हो? सदस्य को क्या फर्क पड़ना है? ये चाहती है सरकार, और सरकार का आदेश है, इसका मतलब कोई कानून लागू हो गया आपके ऊपर, तो उसकी पालना करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? सदस्य है या संचालक मंडल है? तो ये काम किसका है? संचालक मंडल का। यहां पे सदस्यों का कोई रोल नहीं है। कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता था? सदस्य, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं। और यहां पर कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा? संचालक मंडल। तो देखो, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शॉर्ट में लिख दिया, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अब एक और टेस्ट करते हैं, अब मना मत करना। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पाए जाते हैं? बताओ सिकंदर, इसको भी मौका दो। बोर्ड सभा में। भाई डिस्काउंट तो नहीं लिया ना, क्योंकि डिस्काउंट वालों को थोड़ा कम समझ में आ जाता है। जितना फीस में डिस्काउंट उतना समझ में भी डिस्काउंट, समझो? तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां मिलेंगे? बोर्ड मीटिंग में। चलो इससे एक और पूछ लेते हैं। अब सिकंदर बीच में मत बोलना बेटा। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? इसको बोलने दो, शाबाश। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। देखो, किसी को नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लिया करो, 2 बार 4 बार, मुझे गुस्सा नहीं आता, 1% ही। और कई बच्चे क्या शर्मीले होते हैं, सोचते हैं यार क्लास में पूछूंगा मेरे ऊपर हंसेंगे लोग, तो हंसने दो, नहीं तो पूरी दुनिया बाद में हंसेगी और पूरी जिंदगी हंसेगी। हम तो परवाह नहीं करते थे साहब, जब मैं पढ़ता था हम तो गांवों के थे। और आपको हकीकत बता रहा हूं, उसमें कोई काल्पनिक घटना नहीं है। मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, तो आज भी टूटी फूटी आती है। अब गांव के पढ़े हुए, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए
हमारे गुरुजी को ही नहीं आती थी तो हमको कहां से आती। और आगे फिर जयपुर, यहां साहब हमारे कॉम्पिटिटर कौन, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए साहब, बचपन से तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश में फर फर बातें करते हैं। और हमको सर से पूछना होता है तो बीच में हमें हेल्पिंग सपोर्टिंग वर मारवाड़ी के जोड़ते हैं। मतलब मैं बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर भी सारे बच्चे हंसते, तो मैं सोचता हंस क्यों रहे हैं ये। फिर बाद में मालूम चला कि मेरी लैंग्वेज पे हंस रहे हैं। आज वो जो बच्चे हंसते थे ना उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करता हूं, अब मैं हंसता हूं उनके ऊपर। आपको कोई भी दिक्कत हो क्लास में नहीं पूछ पाओ, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, क्लियर है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, फोन नहीं उठाऊं तो बार बार मत करना क्या आज या तो ये नहीं या हम नहीं क्योंकि या तो मैं कोई क्लास में हूँ या कोई मीटिंग में हूँ, पर मैं कॉल रिपीट जरूर करता हूँ। 99.99% में कॉल रिपीट जरूर करता हूँ। इसलिए नहीं कि स्टूडेंट, इसलिए कि क्या पता कोई क्लाइंट हो दो पैसे की आमदनी आ जाए, है ना, बढ़िया लोग है ना, इसलिए। तो आप पूछें, समझें, बिना समझे गटक मत जाना, समझ लो ना, नहीं तो आप ही का नुकसान है। नियुक्ति कौन करेगा बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां पर करेंगे, क्या पास करके। अब बात आती है कितने दिन में, कितने दिन में ये भी याद रखना है। तो इन्होंने कहा साहब अगर लागत अंकेक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है तो कंपनी को वित्त वर्ष के प्रारंभ से, वित्त वर्ष के प्रारंभ से, बताओ वित्त वर्ष कितनी तारीख को प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल को, से 180 दिन में नियुक्ति करनी होगी। बोलो समझ में आ गया। तो 2 क्वेश्चन बन गए। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, संचालक मंडल। कितने दिन में नियुक्ति करते हैं, वित्त वर्ष के 180 दिन में। हो गई नियुक्ति, क्लियर है। किसने कहा था नियुक्त करने के लिए, सरकार ने। सरकार को बताओ तो सही कि सर आपके आदेश की पालना हो गई है, नियुक्ति कर दी है। कौन बताएगा, मैं बताऊं या संचालक मंडल बताएंगे। भाई नियुक्ति इनको करनी थी, आदेश इनके ऊपर था, तो यही बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा। संचालक मंडल किसको सूचना भेजेंगे बताओ, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को क्या देंगे, नियुक्ति की सूचना कि साहब हमने नियुक्ति कर दी है। क्या देंगे बताओ, नियुक्ति की सूचना कि हमने नियुक्ति कर दी है। कोई फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट है। इनफॉर्म नंबर CRA 2 में, CRA 2 में आपको सूचना देनी है कि सर हमने लागत अंकेक्षक की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। सूचना देने का कोई समय, 10 साल बाद थोड़ी सूचित करोगे, कोई टाइम पीरियड तो होता होगा। तो समय क्या है वो सुनो। जिस बोर्ड मीटिंग में नियुक्त करोगे, नियुक्ति कहां करी, बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड मीटिंग की तिथि से, बोर्ड मीटिंग की तिथि से कितने दिन में, 30 दिन में। आप पहले नियुक्ति कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास कितना टाइम है, 30 दिन का टाइम है। जैसे आज नियुक्ति करी तो आज के बाद के 30 दिन आपके पास हैं, सरकार को इंटीमेट कर दो। या वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में, वित्त वर्ष के प्रारंभ से कितने दिन में, 180 दिन में। दोनों में से जो भी क्या हो, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये ध्यान रखना। दोनों में से जो भी पहले हो। समझ में आ गया क्या। अब मैं पूछूंगा डेट वाइज, आप मुझे बताना। करें शुरू, चलो आप बताएंगे जनाब।
एक ऑडिटर को 30 मई को बोर्ड मीटिंग में नियुक्त किया गया। सूचना कितनी तारीख तक दे दूं? रफली बोल दो, वैसे ही मोटा मोटी जोड़ के 1-2 दिन ऊपर नीचे छोड़ देते हैं। हाँ, 30 जून 29 जून मान लेते हैं, ठीक है, अपन एक एक दिनों पे नहीं जा रहे। तब तक क्या हो जानी चाहिए? सूचना हो जानी चाहिए, क्योंकि 30 दिन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? 29 जून तक क्या हो जानी चाहिए? सूचना हो जानी चाहिए। क्लियर है? आ रहा बेटा समझ में? पक्का? 20 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें अंकेक्षक की क्या की गई? नियुक्ति की गई। कौन सा अंकेक्षक? लागत अंकेक्षक। कितनी तारीख को? 20 सितंबर को। बताओ सूचना कितनी तारीख तक दे दूं? ये बच्चा बताएगा। 20 सितंबर में 30 दिन जोड़ूंगा तो मोटा मोटी देखें तो 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर आंसर होगा क्या? 20 अक्टूबर होगा या 30 सितंबर? दोनों में से जो भी पहले हो। क्यों 30 दिन जोड़ रहे हो तो 20 अक्टूबर आ रहा है, और 180 दिन जोड़ रहे हो तो 30 सितंबर आ रहा है। तो दोनों में से जो भी क्या हो, पहले हो। समझ में आ गया बेटा? चेहरे से लगा कि कहीं कंफ्यूजन है। हाँ, देखा, पढ़ लेता हूं जरा। 30 सितंबर को नियुक्त किया तो मैं क्यों बताऊं? आप बताओगे? यस, सेम डे ही आपको सूचना देनी पड़ेगी। और सर हम 1 अक्टूबर को नियुक्त करें तो नियुक्ति क्यों किया है? जुर्माना भरो, क्योंकि तुमने तो कानून की पालना करी नहीं। 180 दिन में नियुक्त करना था, आपको 181 दिन किसने दे दिए? बोलो, यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? नियुक्ति हो गई। सीआरए क्या है? इसका आंसर आप देंगे। ये बच्चा कह रहा है सर सीआरए क्या है? मतलब जाहिर सी बात, आप मेरे से फुल फॉर्म जानना चाह रहे हो। फॉर्म की फुल फॉर्म जानना चाह रहे हो ना? आपको अगर ध्यान हो तो एक क्लास में मैंने बताया था कि इस बार कंपनी एक्ट 2013 में फॉर्म की कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। शुरू के 2-3 अक्षर चुरा लिए। ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे क्या मिलेगा? डायरेक्टर से रिलेटेड DIR, मैनेजमेंट से रिलेटेड MGT। अब आप कहेंगे मैनेजमेंट MGT क्या है? मैं क्या बताऊं? MGT की क्या फुल फॉर्म बताऊं? आप कहें सर DIR की फुल फॉर्म बताओ। अरे डायरेक्टर के 3 अक्षर काट लिए हमने, मैनेजमेंट के शॉर्ट मार दिया। कंपनी बना रहे हो, इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो INC। शेयर होल्डर से रिलेटेड है SH। इस बार कंपनी एक्ट में फॉर्म इस तरीके से बनाए गए। कंपनी एक्ट 1956 में ऐसा नहीं था, सिर्फ नंबरिंग थी। फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर 15। इस बार इन्होंने ऐसे कर दिया। तो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट से रिलेटेड, ये फुल फॉर्म नहीं है इसकी। ये फुल फॉर्म नहीं है कि यहां पे सोचो कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट, शॉर्टकट है। समझ में आ रहा है? ये जितने भी कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड फॉर्म होंगे, नाम क्या मिलेगा? CRA। समझ में आ गया? नियुक्ति हो गई, सूचना दे दी, बधाई हो। अंकेक्षक आपने क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब काम शुरू करें, ऑडिट करवाएं। अब लागत अंकेक्षक आएगा और ऑडिट करेगा। मुझे बताओ ऑडिट शुरू कब करेगा? वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद। भाई साल तो खत्म होने दो, बीच में थोड़ी ऑडिट कर दूंगा। अभी जैसे मैं अभी ऑडिट में बिजी नहीं हूं, इस टाइम हमारे पास कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। इस टाइम तो इतना ही लोड है कि भाई फलाने की शादी हो रही है, जाओ। वो भी आजकल का खेल हो रहा है, समझ लो। लेकिन बच्चों जब आप मेरे से अगस्त सितंबर में मिलेंगे ना, तो अगस्त सितंबर में ये हालत होती है, हम रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं सारे दिन ही। क्यों? क्योंकि ऑडिट की लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर। तो हम लोगों के पास ईयर एंड के बाद ही काम आता है, क्योंकि जहां अकाउंट्स खत्म होते हैं वहां तो ऑडिट शुरू होती है। तो ऑडिटर ईयर एंड के बाद काम शुरू करेगा, तो कब तक करेगा? मन में आए जितने दिन लगा दे? नहीं, टाइम पीरियड है। तो लागत अंकेक्षक को अपनी ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति के 180 दिन में लागत
अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बोले, बात समझ में आ गई? कॉस्ट ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट क्या हो गई? 30 सितंबर। समझ में आ रहा है? वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद। कौन करेगा ऑडिट? सीएमए। ऑडिट करके रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? साहब, रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसने नियुक्त किया उसे प्रस्तुत करेगा। नियुक्त किसने किया? तो किसको प्रस्तुत की जाएगी? बताओ। संचालक मंडल को। फॉर्म नंबर, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सुन लो अब। फॉर्म नंबर CRA 3 में किसको प्रस्तुत की जाएगी? संचालक मंडल को। तो अब इस पे 3 क्वेश्चन बन गए। लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? संचालक मंडल को। लागत अंकेक्षक की रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा है? CRA 3। लागत अंकेक्षक को रिपोर्ट कितने दिनों में देनी होती है? वित्त वर्ष की समाप्ति से 180 दिन में। ऑडिटर ने ऑडिट करी और अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? संचालक मंडल को। लीगल रिक्वायरमेंट जो थी पूरी हो गई। सरकार को मालूम है क्या पूरी हो गई? आपने ऑडिट करा ली, सरकार को मालूम है क्या? तो बताओ सरकार को। कौन बताएगा? संचालक मंडल बताएगा कि ऑडिटर बताएगा? तो अब संचालक मंडल वापस से केंद्र सरकार को क्या भेजेगा? बोलो। ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा। कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? संचालक मंडल, ना कि अंकेक्षक। मान लीजिए ऑडिटर ने कोई किंतु परंतु लिख दिया कि साहब ये गड़बड़ पाई गई, उसका स्पष्टीकरण कौन देगा? संचालक मंडल देगा। ऑडिटर ने तो कमेंट कर दिए, ऑडिटर ने तो कमेंट कर दिए। नहीं समझे क्या? जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा थोड़ा सा बदमाश है, बेटी तो ठीक ठाक है, लेकिन बेटा थोड़ा सा बदमाश है। वो कई बार क्या है, आतंकी हरकतें कर लेता है। तो हम लोगों को स्कूल में क्या होता है, शहरों में बड़े पंगे हैं। बच्चा बदमाशी करता है ना, तो उसका पनिशमेंट पेरेंट्स को मिलता है। और ये आए दिन क्या करते रहते हैं? PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स। तो मैं तो जाता ही नहीं। मैं जाऊंगा 2 भजन सुनूंगा और नीचे गर्दन करके सुनना पड़ेगा, गुरुजी बोल रहे हैं, और जिसके लिए बोल रहे हैं उसके कोई फर्क नहीं है। तो मेरी वाइफ ही जाती है। मेरी वाइफ चिल्लाने लग गई, बोला आज PTM में गई थी, देखो टीचर की कॉपी में क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा दिखा। लिखा हुआ है कंट्रोल योर बेबी। कि अपने बच्चों को कंट्रोल करो भैया, ये बहुत हाइपर हो रहा है, बच्चों से मारपीट करता है। समझ रहे हो? अब बताओ, टीचर ने तो लिख दिया, स्पष्टीकरण कौन दे? मेरा बेटा देगा। मैंने वो बुलाया, इधर ये मैडम ने क्या लिखा तेरे लिए? तो वो स्पष्टीकरण देगा कि सर मैडम, बोला पापा मैडम मेरे से थोड़ी चिढ़ती है, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। या ये कहेगा पापा सॉरी गलती हो गई। तो ऑडिटर का काम है कमेंट करना। ऑडिटर ने कमेंट कर दिया, रिपोर्ट किसको दे दी? अब वो एज इट इज कॉपी नहीं भेज सकता इनको, क्यों उठा के दे दिया, अपनी बैंड थोड़ी बुझवाएगा। वो उसमें अपनी सफाई देगा कि हिसाब देखो ये लिखा है इन्होंने, पर ये हमारी गलती है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको भेजेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर्म चेंज हो जाएगा, फॉर्म नंबर CRA 4 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ लागत अंकेक्षक की रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा है? CRA 3। और लागत अंकेक्षक की रिपोर्ट जब संचालक मंडल किसको भेजते हैं? बताओ। केंद्र सरकार को। तो फॉर्म नंबर कितने दिन में? ऑडिट रिपोर्ट की
प्राप्ति के कितने दिन में? 30 दिन में अपने स्पष्टीकरण सहित, अपने स्पष्टीकरण सहित किसको रिपोर्ट दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना हो ले, हमारा काम खत्म। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसमें एक पंथ दो काज करा दिए मैंने, नियुक्ति भी करा दी और रिपोर्ट भी करा दिया, और साथ ही साथ में एक रूल भी कंप्लीट करा दिया। कौन सा? रूल 6। इसमें किसी को कोई डाउट? पूरी चीज समझ में आ गई? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और ये जानबूझ के बोर्ड पे लिख रहा हूं क्योंकि 99% कोस्ट ऑडिट में यही क्वेश्चन आता है। लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी पूछा गया था, किसे प्रस्तुत करता है? लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन भी लिख रहा हूं जानबूझ के। सदस्य को, संचालक मंडल को, केंद्र सरकार को, एक प्रति संचालक मंडल को एवं एक प्रति केंद्र सरकार को। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? चलो आपको हिंट देता हूं, ए और सी नहीं है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है? बी। लेकिन जब आप पुराने एग्जाम के कोई भी पेपर आप डाउनलोड करोगे, देखो कई बच्चों की क्या है जिज्ञासा रहती है, वो मार्केट से बुक ले आते हैं। तो बच्चों अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो मार्केट की बुक मत लाओ, बकवास है सब। वो सब क्या व्यापार है, उनको क्या करना है, अपनी किताबें छापनी है, ठीक है, और वो सब पैसा कमाने के चक्कर में है। तो उसमें मेहनत करे अगर कोई आदमी, पैसा कमाए तो समझ में आता है। मेहनत करते नहीं है, इधर उधर से उठा उठा के, जहां से जो क्वेश्चन मिले उठा उठा के बुक छाप दी और बेचना शुरू। अब बच्चे भी क्या करते हैं, फॉर्म तो भर दिया एग्जाम देने, चलो अब तो सीईटी आ गई तो सिलेक्टेड ही आएंगे लोग भी, उठा लाते हैं। अगर आपको पेपर लेने ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना ही है, तो भैया आजकल तो नेट का जमाना है, सीधे जाओ और साइट पे जाओ। किसकी साइट पे? पब्लिक सर्विस कमीशन पे। आपका पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा है? तो राजस्थान में ही है क्या? कितने स्टेट हैं अपने इंडिया में बताओ? अपने भारत में कितने राज्य हैं? तो सारे के सारे स्टेट का एक क्या है भाई? ये है। चलो ये अपना क्वेश्चन नहीं है। हाँ राज्य, यूनियन टेरिटरी नहीं, सिर्फ राज्य। तो राज्य जो है, हर एक राज्य का क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन है। और आपको मैं बता दूं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के आगे उसके स्टेट का नाम लिख दो। आप तो गूगल सर्च करो, जैसे गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आ जाएगी साइट। उस पर जाओ, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ रहता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उस पर टिक करो। जहां भी अकाउंटेंट कॉमर्स दिख जाए उस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, सोल्व कर लो। समझो? पर आपको ये सब करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये सब मैं कर चुका, ये सारे मैं कर चुका। आपके पीछे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। मैंने खुद मन से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। आप डाउनलोड करोगे तो समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारे नोट्स में ही था, मतलब मैंने वहां से चुराए हैं। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे, जैसे मध्य प्रदेश वाला डाउनलोड करोगे ऑडिट का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और उसके आंसर की भी अपलोड करते हैं लोग। तो आंसर की में आंसर क्या माना था उन्होंने? डी।
तो वहां आपका कंफ्यूजन क्रिएट कि सर ने तो हमें क्या बताया बी, और उनका आंसर क्या था डी। बिल्कुल डी ही था। कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार, कंपनी एक्ट 1956 में प्रावधान क्या थे कि लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी किसको देता था, संचालक मंडल को, और एक कॉपी किसको देता था, केंद्र सरकार को। अब इन्होंने चेंज कर दिया, बाकायदा मैंने फॉर्मेट तक बता दिया है। अब अंकेक्षक केवल अपनी रिपोर्ट किसको देगा और संचालक मंडल किसको देंगे, व्यवस्था थोड़ी सी चेंज कर दी। समझ में आ गया? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, और मिल जाएगा। 99% मार्केट की बुक भी लाओगे, उसका आंसर भी क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, लोग लॉजिक भी देंगे, प्रूफ दे दूं, ले एमपी के एग्जाम में आया हुआ है, ये आंसर की रही। तो भाई ये भी तो देखो वो आया कब था, और उस समय एक्ट कौन सा लागू था। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा आज की डेट में, संचालक मंडल, ना कि डी। ये क्लियर माने आपका? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, लागत अंकेक्षक की योग्यता करा दी मैंने, अयोग्यता करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल मैं आपको बता चुका हूं कि क्या कॉस्ट ऑडिट करवाना अनिवार्य है। तो मैंने कहा साहब ऐसा तो कोई नियम है नहीं, हाँ हालांकि इन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं, और रूल्स में कंपनी की कैटेगरी बढ़ा रखी है और उनके टर्नओवर दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो आपके कोर्स में है भी नहीं। क्या लागत अंकेक्षण अनिवार्य है? और आप कंपनी को बोलोगे तो कंपनी कहेगी हम तो कंपनी ऑडिट करवा रहे हैं ना, अभी लागत अंकेक्षण नई चीज क्या आ गई। तो भैया कंपनी ऑडिट अलग है और कॉस्ट ऑडिट अलग है, ये उसके अलावा है। पर ये किसके ऊपर डिपेंड है, और केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके इसकी अनिवार्यता को क्या कर दिया है, स्पष्ट। और आदेश में उन्होंने क्या किया है बताओ, रूल्स बना दिए। आप ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ लेना, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक रूल बनाया है, रूल 4। लागत अंकेक्षण की अनिवार्यता से संबंधित रूल कौन सा है बोलो, रूल 4 है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? अब वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कि रूल 4 में किन किन को ऑडिट कराने अनिवार्य है, क्योंकि आपके कोर्स में इतना नहीं है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति और रिपोर्ट के प्रावधान में आपको करा चुका हूं कि नियुक्ति कौन करेगा, संचालक मंडल, वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में। फिर कंपनी लागत अंकेक्षक को भी और केंद्र सरकार को भी, लागत अंकेक्षक को तो बताएंगे भाई आपकी हमने क्या कर ली नियुक्ति। वैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जाता है किसके पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर्म नंबर CRA 2 में नियुक्ति की सूचना देंगे, और ये सूचना कितने दिन में देंगे, बोर्ड सभा के 30 दिन में या वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में, जो भी पहले हो। फिर लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, संचालक मंडल को, कितने दिन में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 180 दिन के भीतर, फॉर्म नंबर CRA 3 में। फिर संचालक मंडल क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट की कॉपी किसको देंगे, केंद्र सरकार को, फॉर्म नंबर CRA 4 में। यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लागत अंकेक्षण का आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी, सेम वही है जो आपने मेरे से कंपनी ऑडिट में पढ़ा। क्या लागत अंकेक्षक के पद की आकस्मिक रिक्ति हो सकती है, बताओ? सर लागत अंकेक्षक भी मरते हैं, वो भी त्यागपत्र दे सकता है। कारण चाहे कुछ भी हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर लागत अंकेक्षक के पद पर क्या हो गई, आकस्मिक रिक्ति हो गई, चाहे कोई भी कारण हो, तो पोस्ट तो खाली रहेगी नहीं, पोस्ट खाली नहीं रहेगी। बताओ इसको किसके द्वारा भरा जाए, पोस्ट खाली हो गई ना अब, चाहे मर गया हो चाहे त्यागपत्र दे गया हो, कौन भरेगा? शॉर्टकट बता देता हूं, लागत अंकेक्षण का नाम आते ही संचालक मंडल ही याद रखना बस, क्योंकि ऑथोराइज्ड ही कौन है। तो कौन भरेगा, संचालक मंडल द्वारा। कितने दिन में, 30
दिन में। अच्छा 30 दिन कहां से? 30 दिन कहां से? जब से पद रिक्त हुआ उसके 30 दिन में कौन भरेगा? संचालक मंडल। क्या केंद्र सरकार को दोबारा सूचना भेजें? क्योंकि आपने जो सूचना दी थी वो तो छूट गया या मर गया, तो इसकी वापस से केंद्र सरकार को क्या दी जाएगी? सूचना। किसमें? फॉर्म नंबर, सूचना किसमें देते हैं? CRA 2 में। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन कहां से? नियुक्ति की तिथि से। यह आकस्मिक रिक्ति कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आ गया क्या? लागत अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ति किसके द्वारा भरी जाएगी? संचालक मंडल। सूचना फॉर्म नंबर CRA 2 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पारिश्रमिक। अब देखो कोस्ट ऑडिटर फोकट में थोड़ी काम करेगा, ये भी अपनी फीस लेगा। पारिश्रमिक लेगा कि नहीं लेगा? कौन तय करेगा? पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? तो वही डायलॉग याद आ गया आपको, जो नियुक्त करेगा वो पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। नियुक्त किसने किया? तो बताओ निर्धारण भी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, किंतु शेयर होल्डर या क्या बोल दूं सदस्य से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। भले ही पहले आप निर्धारित कर दो, बाद में क्या ले लेना? अनुमति। पर इनकी परमिशन जरूरी है कि सर हम इतनी फीस पे इस बंदे को नियुक्त करें, क्योंकि आखिरकार पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। समझ में आ गया? कोई डाउट बोलो यहां तक? अच्छा अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी हो तो, अगर किसी कंपनी में अंकेक्षण समिति हो तो मैं ऑब्लिक करके क्या लिख दूं? अंकेक्षण समिति। ये तो सदाबहार डायलॉग है, याद रखना। अगर किसी भी कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है तो फिर सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पे कौन करेगा? ऑडिट कमेटी करेगी। यहां तक समझ में आ गया? ये आपका और एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो देखो आकस्मिक रिक्ति किसके द्वारा भरी जाएगी? संचालक मंडल के द्वारा। कितने दिन में? 30 दिन में। फिर नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर सरकार को, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को फॉर्म नंबर CRA 2 में क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है? पारिश्रमिक, लागत अंकेक्षक के पारिश्रमिक का सुझाव कौन देगा? अंकेक्षण समिति। किसको देगी? संचालक मंडल। और अंकेक्षण समिति नहीं है तो मैट्रिक क्लोज, फिर तो कौन निर्धारित करेगा? संचालक मंडल। किंतु बाद में किसकी अनुमति लेनी जरूरी है? समझ में आ रहा है यहां तक? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जुर्माना। एक ही डायलॉग मार दूं, सेम एज सेक्शन 147 जो आपने पढ़ा था धारा 147 एज इट इज लागू। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार और कर्तव्य। यहां पे भी वही डायलॉग मार देते हैं, सेम एज सेक्शन 143। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट टॉपिक लागत अंकेक्षक को पद से हटाना। लागत अंकेक्षक को पद से हटाना। क्या इस कॉस्ट ऑडिटर को हटाया भी जा सकता है? बताओ, हटा सकते हो नहीं हटा सकते? नियुक्त कर दिया पर आपको धीरे से समझ में आ गया कि यार ये आदमी काम का नहीं है, इसको हटाओ, दूसरे को लेके आते हैं। कौन हटाएगा? सदस्य या संचालक मंडल? देखो यहां सदस्य का कोई रोल ही नहीं है, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है जो संचालक मंडल पूरी कर रहे हैं। तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? संचालक मंडल द्वारा। कौन हटा सकता है बताओ? संचालक मंडल हटा सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने जो बात लिखी है वो समझना कि साहब इसको संचालक मंडल हटा तो सकते हैं, लेकिन एक अकेला संचालक नहीं हटा सकता। कौन हटा सकता है? संचालक
मंडल, और संचालक मंडल कहाँ आएंगे? बोर्ड सभा में। और क्या पास किया जाएगा? और सामने वाले को सुनवाई का क्या दिया जाएगा? समझ में आ गया? उठा सकते हो। अब उठाने की सूचना भी किसको दोगे? केंद्र सरकार को, फॉर्म नंबर वही CRA 2 में। तो बस आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है कि संचालक मंडल इसको उठा सकते हैं। कहाँ उठाएंगे? बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करके? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। और अंकेक्षक को सुनवाई का क्या दिया जाएगा? अवसर। अंकेक्षक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यहां सुनवाई का अवसर का मतलब समझ गए? यानी कि उसको क्या देने का अधिकार है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपनी बात लिखित में बोल सकता है। क्लियर है? और फिर इसकी सूचना किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार को। फॉर्म नंबर CRA 2 में। कितने दिन में? 30 दिन में। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? पद से हटाना भी समझ गए? क्लियर है यहां तक? अगर आपको ध्यान हो तो बच्चों, मैंने एक धारा कराई थी 143 की उपधारा 12, कपट के संबंध में। कपट के संबंध में सूचना का दायित्व। याद है या भूल गए? अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो केंद्र सरकार को सूचना देगा कौन? ऑडिटर। फॉर्म नंबर ADT 4 में। क्या ये बातें कॉस्ट ऑडिटर पे भी लागू है? क्या लागत अंकेक्षक को कपट मिल गया तो वो भी बताएगा? तो क्या लिख दो यहां पर? सेम एज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। वही सारी चीजें यहां लागू हैं। यानी कि अगर आपने गौर किया तो पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट रिवाइज हो गया। नियुक्ति पढ़ लिया आपने, पारिश्रमिक पढ़ लिया, योग्यता पढ़ ली, अयोग्यता पढ़ ली, पद से हटाना पढ़ ली। अच्छा, रोटेशन के प्रोविजन लागू होंगे क्या इसमें? रोटेशन, सर रोटेशन का तो क्वेश्चन नहीं अराइज नहीं होता, क्योंकि ये ऑडिट हर साल हो जरूरी थोड़ी है। ये तो किसके ऊपर डिपेंड है? इसलिए रोटेशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी। भाई रोटेशन तो तब होता है ना जब कोई 5 साल कंटिन्यू ऑडिट कर रहा है और उसके बाद में हम उसको नियुक्त नहीं करें, उसकी जगह पर किसी और को करें, तब लागू होता है। उससे पहले तो होता ही नहीं ना। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, अब मुझे बताओ, क्या कंपनी को लागत लेके रखने अनिवार्य है? क्या किसी कंपनी को लागत लेके रखने अनिवार्य है क्या? लागत लेखे की अनिवार्यता। क्या किसी कंपनी को लागत लेके रखने अनिवार्य है या नहीं है? बताओ। सर, सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड तो कोई कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि हम कोई प्रोडक्शन करते ही नहीं। आप सर जूनियर अकाउंटेंट बनाते हो ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है, ये तो सर्विस है। नॉर्मली लागत लेके किसके द्वारा रखे जाते हैं? निर्माणी संस्थाओं के द्वारा, जहां रॉ मटेरियल से क्या बनता है? फिनिश गुड्स। पर बच्चों, किन किन कंपनियों को लागत लेके रखने अनिवार्य है, इसके रिगार्डिंग किस में बताया गया है? रूल 3 में बताया गया है, जो आपके कोर्स में है नहीं। कुछ शर्तें दी हुई है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको लागत लेके रखने हैं। जैसे टर्नओवर दिया हुआ है 35 करोड़ का। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग संस्था है और ये मार्कर बनाते हैं और पूरी साल में 5 करोड़ की बिक्री होती है, मस्त रहो, लागत लेके रखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जो आपके कोर्स में नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख लो कि लागत लेके अनिवार्य है या नहीं है, किसमें बताए गए हैं? बताओ। रूल 3 में। रूल 4 में ऑडिट। लागत लेके अलग चीज है और लागत अंकेक्षण क्या है? अलग चीज है। भाई आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और उन रिकॉर्ड की क्या करानी पड़े? ऑडिट करानी पड़े। दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? तो लागत लेके अनिवार्य है या नहीं है? बताओ, लागत लेके अनिवार्य नहीं है? सर, सब्जेक्ट टू
कंडीशन, और वो कंडीशन किस में बताई गई है? रूल 3 में। अगर लागत लेके रखने हैं, मान लो अगर किसी को लागत लेके रखने हैं, तो लागत लेखों का प्रारूप, लागत लेखों का जो प्रारूप होगा वो फॉर्म नंबर CRA 1 में होगा। कंपनी को लागत लेके कौन से प्रारूप में रखने होंगे? CRA 1 में। और ये बात किस में लिखी हुई है? रूल 5 में। ये बात किस में लिखी हुई है? रूल 5 में, कि कोई कंपनी को अगर लागत लेके रखने हैं तो लागत लेखों का फॉर्मेट कौन से प्रारूप में होगा? फॉर्म नंबर CRA 1 में होगा। समझ में आ रहा है? और लागत लेखे अगर आप रख रहे हैं CRA 1 में, तो ये कैसे रखोगे आप? नियमित आधार पे, एक रेगुलर बेसिस होना चाहिए, आपको नियमित आधार पे रखना होगा। आप कहेंगे सर नियमित आधार क्या होता है? चाहे आप दैनिक आधार पे रखो, डेली की डेली रिकॉर्ड मेंटेन करो, चाहे आप मासिक आधार पे रख लो, चाहे आप त्रैमासिक आधार पे रख लो, जो आपकी इच्छा हो वो रखो, पर एक सिस्टम रखोगे, रेगुलर बेसिस पे रखोगे। और ये बातें किस में लिखी हुई है? रूल 5 में। समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको देखो रूल 4 और रूल 3 डिटेल में नहीं कराए, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, बिना मतलब में आप एनर्जी नहीं लगाएंगे। हाँ, 2 चीजें ध्यान रखना, आपने मुझसे क्या क्या पढ़ा इसमें? रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6। बताओ रूल 3 में क्या है? लागत लेखों की अनिवार्यता, कि कौन सी कंपनियों को लागत लेखे रखने हैं। और एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी कंपनी को लागत लेखे ही नहीं रखने हैं तो लागत अंकेक्षण का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा भाई। जिसको रिकॉर्ड ही नहीं रखने, ऑडिट क्या कराएगा? पर कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको लेखे तो रखने हैं पर ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ है और रूल 3 में लिखा हुआ है कि जिसका भी टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है उसको क्या करना पड़ेगा? लागत लेखे रखने पड़ेंगे। और उसका टर्नओवर कितना है बोलो? 40 करोड़। तो उसको बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे? रखने पड़ेंगे। अब बात करेंगे कि सर ऑडिट भी करानी पड़ेगी क्या? तो ऑडिट के रूल में टर्नओवर दिया हुआ है 50 करोड़ का, कि ऑडिट उनको करवानी है जिनका टर्नओवर कितना हो? 50 करोड़। तो बताओ जिसका टर्नओवर 40 करोड़ है, क्या उसे लागत लेके रखने पड़ेंगे? हाँ, लेकिन लागत अंकेक्षण जरूरत नहीं है। तो लागत अंकेक्षण अनिवार्य है या नहीं है? ये बात किस में लिखी हुई है? रूल 4 में। रूल 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ? लागत लेखे का प्रारूप, लागत लेखों का प्रारूप। और रूल 6 में क्या है? लागत अंकेक्षण रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कि साहब लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देगा। तो ये तो थे रूल। और एक आपको ध्यान रखना इसमें, फॉर्म नंबर CRA 1, CRA 2, CRA 3 और CRA 4, ये 4 फॉर्म आपने मेरे से पढ़ लिए। बताओ CRA 1 में तो क्या है? लागत लेखे। CRA 2 में क्या है? नियुक्ति की सूचना। और CRA 3 में क्या है? लागत अंकेक्षण रिपोर्ट। और बताओ CRA 4 में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट। ये ध्यान रखना है आपको कि 4 रूल, 4 फॉर्म और धारा कौन सी? 148। खत्म टॉपिक। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपकी धारा 148 भी क्या हो गई? कंप्लीट। तो मैंने सारी धाराएं करा दी। अब आपको धारा 139 से लेकर 148 तक की सारी धाराएं क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब हम बीच में एक टॉपिक छोड़ के आए हैं, वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक था? वाद विवाद और निर्णय।
कि साहब कौन से मामले में क्या कहा गया। तो उसमें समझाने की चीजें तो है कम और रटने की चीजें हैं ज्यादा। उससे पहले एक टॉपिक और करा रहा हूं कि साहब कंपनी अंकेक्षक की कंपनी में स्टेटस क्या होती है। क्या वो कंपनी का प्रतिनिधि है, क्या वो अंशधारियों का प्रतिनिधि है, मतलब वो है कौन। आप क्या उसको अधिकारी मानेंगे, क्या उसको कंपनी का सदस्य मानेंगे। जो लागत कोई भी अंकेक्षक, लागत अंकेक्षक कंप्लीट हो गया है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी अंकेक्षक। कंपनी अंकेक्षक की कंपनी में स्टेटस क्या है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू कराने जा रहा हूं मैं आपको। ये पिछले से पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में आया था, लेकिन बाद में डिलीट हो गया था क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी क्वेश्चन बनाने में। कंपनी अंकेक्षक की कंपनी में स्थिति, पोजीशन ऑफ कंपनी ऑडिटर इन कंपनी, पोजीशन ऑफ कंपनी ऑडिटर कि सब कंपनी ऑडिटर की पोजीशन क्या होती है, मतलब वो है कौन। तो बताओ वो कौन है, आप बताओ। भाई आपको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, आप हो कौन, उस कंपनी में आपकी पोजीशन क्या है। क्या आप एक अधिकारी हो, क्या कंपनी के सदस्य हो। तो बच्चों आप कुछ नहीं हो, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, आपकी पोजीशन क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति है। जैसे मैं मेरे बेटे को कई बार कहता हूं, बेटा पढ़ाकर, तेरे पिताजी के पास कोई व्यापार नहीं है, तू सोचे कि तू जाके दुकान पे बैठ जाएगा, पढ़ेगा तो कुछ भी तेरे को मिलेगा। तो मालूम मेरे को क्या कहता है, अरे पापा बहुत टेंशन लेते हो आप। बोला आपको देखो मैं एक बात बताता हूं, पता नहीं कहां से सीख के आ गया। बोला बाबा जी के 3 काम, खाना पीना जय श्री राम। मैं कहा वाह वाह बाबा जी, खाता है पीता है मस्त रहता है, पढ़ता ही नहीं। तो पोजीशन क्या है उसकी, ना उसको किसी से लेना ना किसी से देना, स्वतंत्र व्यक्ति है। कंपनी में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कैसे व्यक्ति होते हैं, स्वतंत्र। पर अगर इतनी सी बात पूछ ली जाती तो टेंशन ही नहीं थी, तो आपको पहले से मालूम थी। कई बार ये पूछते हैं कि क्या अंकेक्षक कंपनी का प्रतिनिधि होता है, क्या अंकेक्षक कंपनी का प्रतिनिधि है। देखो कहीं ना कहीं वो कंपनी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कंपनी की उसने क्या की है, ऑडिट की है, और उसकी रिपोर्ट कहां जाती है, बैंक में जाती है। बैंक उसके बेस पे कंपनी को लोन देता है, इसलिए उसे कंपनी का क्या माना गया है, प्रतिनिधि भी माना गया है। क्या वो कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों का, कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों का प्रतिनिधि है या नहीं है। तो साहब उसे सदस्यों का भी प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहा है बताओ, सदस्यों के लिए। कल को कोई कपट हो रहे हैं तो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किसका प्रतिनिधि है, सदस्यों का, कंपनी का। स्वतंत्र व्यक्ति है वो, अपनी जगह है ही। एक डिबेटेबल क्वेश्चन जो मैं अब आपको पूछ रहा हूं, क्या यह कंपनी का अधिकारी होता है। ये एक डिबेटेबल बात है। देखो इन 3 में तो कहीं कोई डिबेट ही नहीं है, इन 3 में तो कोई डिबेट है ही नहीं। यहां जब मैं बताता हूं कि साहब इसे कंपनी का अधिकारी भी माना जाता है, क्या माना जाता है, अधिकारी, तो बच्चे कहते हैं सर आपने धारा 141 की उपधारा 3 के वाक्य बी में बताया था कि कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी को तो आप अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर ही नहीं सकते, और आप कह रहे हो अधिकारी माना जाता है। देखो ये वैसे अधिकारी नहीं है, पर इसे कंपनी का अधिकारी कई मामलों में माना जाता है। अब इसके ऊपर डिबेट हुए, मामला कहां पहुंच गया, कोर्ट में। तो कोर्ट में भी देखो साहब वकील भी कुछ भी प्रूव करवा देते हैं, जज भी कुछ भी प्रूव कर देता है। एक जजमेंट में यह कहा गया कि अधिकारी नहीं है, और एक जजमेंट में क्या कहा गया, ये अधिकारी है। तो सर हमें क्या मानना है, बीकॉम की बुक उठा के देखना,
क्या लिखा हुआ मिलेगा? अधिकारी है। सीए की बुक उठा के देखना, बोले कहें का अधिकारी है, हम लोग इसको अधिकारी नहीं मानते। बीकॉम की बुक में लिखा हुआ है। पर आपके एग्जाम में आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सी पोजीशन है, तो आप इसको क्या मानना? अधिकारी भी मानना। हाँ, अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते, ये अधिकारी नहीं है, अधिकारी माना जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसके रिलेटेड हर एक पॉइंट पे केस स्टडी है, तो मैं आपको अब केस स्टडी समझाने जा रहा हूं। देखो, जहां कॉस्ट ऑडिट शुरू करी थी उससे जस्ट पहले एक पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, कंपनी अंकेक्षक की स्थिति, कि साहब इस कॉस्ट ऑडिटर की पोजीशन क्या है। समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट ऑडिटर बताओ कंपनी का और अंशधारियों का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है। प्रतिनिधि बोल दो, एजेंट बोल दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इन दो केस में बताई गई थी। कौन कौन से? स्पेकमैन वर्सेस इरॉन्स और रॉयल ब्रिटिश बैंक। समझ में आ गया? ये कंपनी का इनका प्रतिनिधि है। ये कौन कौन से केस में बताया गया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक प्लस एक और केस हुआ था स्पेकमैन वर्सेस इरॉन्स। सर ये केस याद करने पड़ेंगे क्या? देखो, पॉसिबिलिटी तो 80% इसकी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कंपनी अंकेक्षक की स्थिति क्या है, पर अगर ये अपनी पे आ गए तो केस का नाम भी पूछ लेंगे कि बताओ। क्वेश्चन फिर अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? अंकेक्षक को कंपनी का प्रतिनिधि किस मामले में बताया गया, और 4 आपके मामले लिख देंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? अब आगे की कहानी सुनो। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा है मैंने। इन मामलों में अंकेक्षक को क्या माना गया? अधिकारी। कौन कौन से में? एक तो लंदन और किंगस्टन कॉटन मिल्स, इनमें तो माना गया अधिकारी। समझ लो। लेकिन एक केस हुआ था, कौन सा? वेस्टर्न कॉन्टिज स्टीम वेकर्स एंड मिलिंस कंपनी लिमिटेड। इसमें अंकेक्षक को क्या नहीं माना गया? अधिकारी नहीं माना गया। 2 केस में माना गया और एक केस में नहीं माना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से मामले में अधिकारी माना गया और कौन से मामले में अधिकारी नहीं माना गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक केस में मान लिया, ये तो केस के ऊपर डिपेंड है साहब, एक केस के ऊपर है। आप बताओ, भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी थे कि आतंकवादी थे? अंग्रेजों से पूछो, अंग्रेज उसे क्या कहते थे? आतंकवादी। हम क्या कहते हैं? अब जो कश्मीर में लोग आते हैं AK-47 लेके, आप उसे क्या कहते हो? और एक बार कश्मीरियों से पूछो जो घाटी में रह रहे हैं, क्या कहते हैं? बताओ, अल्लाह के दूत। समझ लो, उनको क्या मानते हैं? वो उनको क्रांतिकारी मानते हैं कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। कश्मीर को तो वैसे अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था, उसका तो झंडा ही अलग है, भारत का तिरंगा थोड़ी है, उसका तो झंडा ही अलग है। समझ। अभी सब मोदी जी आ गए अब, ठीक है ना? तो मोदी है तो मुमकिन है, उसने सब कुछ। अरे क्या हो रहा है ये सब नौटंकी। तो अब देखो, वहां पे लोगों की जो विचारधारा है वो अलग है। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन ही है, इंडियन ही है, और वो अपने सरकार से लड़ रहे हैं, और सरकार उनको आतंकवादी कह रही है, उनके लोग उनको क्रांतिकारी कह रहे हैं। तो सबका अपना अपना विचार है। इस जज के विचार थे, इन 2 के जज को लगा कि भाई ये क्या है? अधिकारी है। इसने कहा काहे का अधिकारी है? अधिकारी तो हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है ये बताओ। सर इन जजों के चक्कर में हम क्या करें ये बताओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी स्टेटस है, और मान लो ये भी ऑप्शन आ जाए, अधिकारी भी ऑप्शन आ जाए, क्या कंपनी का प्रतिनिधि भी, तो किस पे प्रायोरिटी देनी है? प्रतिनिधि। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आएगा ये, अगर ये आ गया ऐसा, तो 100% क्या होगा? ये डिलीट होगा। और अगर प्रूफ देखना चाहो तो RPSC जूनियर अकाउंटेंट 2013 वाला पेपर डाउनलोड कर लेना, और आंसर की भी डाउनलोड कर लेना।
क्वेश्चन आया हुआ भी है और डिलीट भी हुआ है। बोले समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आएगा पर इस तरीके से नहीं आएगा। अब आएगा कैसे कि किस मामले में अधिकारी माना गया और किस मामले में अधिकारी नहीं माना गया। तो किस मामले में माना गया अधिकारी? लंदन एवं जनरल बैंक। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसकी। लंदन एवं जनरल बैंक के मामले में माना गया और किस मामले में माना गया? किंगस्टन कॉटन मिल्स में माना गया। इनमें अंकेक्षक को अधिकारी मानते हुए उसके ऊपर जुर्माने लगाए गए थे, दंडित किया गया था। बोलो समझ में आ गया? और वेस्टर्न वाले में नहीं माना गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये तो बातें क्लियर है। आगे के पॉइंट्स जो हैं ये मैं आपको केस के साथ बताऊंगा। अब हम केस स्टडी शुरू करेंगे। तो एक आखिरी पॉइंट आपका स्टार्ट है इस चैप्टर का, कौन सा? न्यायिक निर्णय, जहां से हम छोड़ के आए थे, वाद विवाद और निर्णय। ये कल करेंगे। पेपर का शेड्यूल आपका स्टार्ट होने वाला है, तो तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है। पहला जो टेस्ट आपका लेने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट का, जैसा कि मैंने बोला था, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हमने 10 दिन वेट कर लिया, अब वो नहीं करेंगे। तो आप डे लगाओ नाइट लगाओ जो भी है, सबके लिए वही इनामी योजना है। डीएम, एमआरपी, धारा 139, 140, 141, 142, 144 और 145। ये आपका टेस्ट 1 क्लियर है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। एक का नंबर 3 नंबर का रहेगा, 75 नंबर का ये क्या रहेगा? पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? 1/3। क्लियर है? यानी कि 3 पर एक क्वेश्चन गलत तो एक साहब हो गया। हाँ, शेड्यूल आपको मिलने वाला है। 22 तारीख से आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं। ये क्लास टेस्ट हैं, ये मॉक टेस्ट नहीं है। ये क्या है? क्लास टेस्ट हैं, जो हम एक एक चैप्टर वाइज ले रहे हैं। तो लगभग सारी सब्जेक्ट्स में आपके एक एक चैप्टर तो हो ही चुके हैं सबके। ठीक है। आप संबंधित टीचर से उनका सिलेबस सुन लेना। मैं आपको बताते जा रहा हूं। इसका टेस्ट सेकंड भी तुरंत ही स्टार्ट करेंगे। इसमें आपकी धारा 143, 146, 147, 148 वाद विवाद एवं निर्णय, वाद विवाद एवं निर्णय, ये आपका सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड टेस्ट का शेड्यूल है। 177 तो इसी में आ जाएगी, वो अलग अलग क्या बताएंगे उसके साथ ही आ गए ना पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये आपका सिलेबस बता दिया मैंने, तैयारी करें। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे।